Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. जैसा कि आपको पता है कि स्कूल में हमने अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन जो रिमेनिंग चैप्टर्स थे अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सिलेबस प्रोवाइड किया गया है 8th क्लास के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो बाकी चैप्टर्स थे जो हमने नहीं पढ़े थे उनमें से भी हम कुछ टॉपिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। ऑल्दो हम ये पूरा चैप्टर नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बताए गए हैं हम इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो our first topic is biotechnology and difference between gene, DNA and chromosome. ये तो बेसिक सिंपल सा चैप्टर है, इसमें जनरली हमें इंट्रोडक्शन देना है बायोटेक्नोलॉजी का और उसके बारे में जीन डीएनए का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और आखिर में हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस वगैरह देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। The use of living organisms or substance from living organism to develop agriculture, medicinal or environmental product or process. Simply जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं मेडिसिन्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस के लिए या एनवायरमेंटल प्रोडक्ट बनाने के लिए या कुछ भी ऐसा करने के लिए, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं तो उस फील्ड को, जिस फील्ड में ये काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई भी उनकी बॉडी से कोई भी चीज़ लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, उनको मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यही आ जाता है मेनली कि ऐसे मेडिसिन यूज़ किया जाता है या जीन्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, तो उसको क्या हम कहते हैं, उस फील्ड को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में वो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंपली कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये डीएनए क्या होता है, या इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ आ जाती है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इनके बारे में आप इससे पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम सिंपली जनरल से कॉन्सेप्ट देंगे। जीन की अगर हम बात करें तो जॉर्ज मेंडल ने 1865 में जो बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर एक हेरिडिटी मटेरियल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑब्जर्वेशन की थी जीन के ऊपर। ठीक है, कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं कि नहीं होते, क्या चीज़ है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है पेरेंट्स से, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इज ग्रीक वर्ड विच मीन टू बिकम और टू ग्रो जीन। जीन की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू ग्रो। ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन्स जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए एक्ट एज अ आरएनए इंस्ट्रक्टर, या सिंपली हम ये कहेंगे ये जो डीएनए है ये आरएनए की भी सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस करता है। इन ह्यूमंस जीन्स आर वेरी इन साइज, डिफरेंट साइज होते हैं। ठीक है, 2 मिलियन बेसिस होते हैं हमारी बॉडी में, और अगर हम बात करें तो ज़ाहिर जीन के ऊपर डीएनए लाया करते हैं, तो डीएनए स्ट्रैंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी लेंथ होती है। ठीक है, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम को आपको पता है इन न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल द डीएनए मॉलिक्यूल इज पैक्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम। अब अगर हम इनका रिलेशनशिप देखें तो जीन के ऊपर डीएनए लाया करते हैं और डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स लाया करते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम लाया करते हैं, और ये किससे मिलके बने होते हैं, जो कॉइल्ड डीएनए है उनसे मिलके बने होते हैं। ठीक है, या सिंपली हम कहेंगे प्रोटीन हिस्टोन से मिलके बने होते हैं। सही हो गया। अब क्रोमोसोम की हमने स्ट्रक्चर देखी थी आप अगर हम इसकी बात करें तो ये माइक्रोस्कोप में हमें नज़र आता है। नॉर्मली क्रोमोसोम जो है वो सेल डिवीजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ ली है। ठीक है, अब अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम ये एक स्ट्रक्चर है जिसका एक सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे जॉइन हुआ होता है, और बाकी इसके आर्म्स होते हैं। ठीक है, ये जो आर्म्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं, जबकि ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स और ये पूरा आ जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, इनको हम आर्म्स भी कहते हैं। और अब अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। सही है, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं।
ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, 3 मेन स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फेट, राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड आ जाता है बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, ये आपके पास लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमने कहा था कि जो साइड पे जो बाउंड्री होती है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है, और जो अंदर बॉन्डेड होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, वो नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बनी होती है। फिर ये क्या हो जाती है, कॉयल हो जाती है, जैसे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे सीधा और यहाँ पे कॉयल हुआ हुआ है। ठीक है, तो कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सही है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बाकी आपने देख लिया था कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, नाइट्रोजिनस बेस होती है, और जो नाइट्रोजिनस बेसिस है उनमें एडेनिन और गावानिन होते हैं, जिन्हें हम प्यूरिन्स कहते हैं, और साइटोसिन और थायमिन होते हैं, जिन्हें हम पायरिमिडीन्स कहते हैं। ठीक है, जब एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडीन के साथ बॉन्डेड होती है, फॉर एग्जांपल एडेनिन कभी गावानिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, गावानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और इसी तरह से क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड है ये आपस में जुड़ा रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आपको याद होगा हमने देखा था कि सबसे पहले शुगर, और ये तो सिंपली उन्होंने ये शो किया हुआ है ना, ये बेसिस है। सबसे पहले क्या होता है, शुगर और बेस जो है वो कंबाइन हो रही है, तो ये आपके पास ऐसा होता है, जो सिंपली राइबोज शुगर है और ये बेस है। राइबोज का मतलब 5 कार्बन शुगर, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इसके साथ फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ने के बाद ये इस तरह की कोई चेन बन जाती है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास डीएनए। और डीएनए की अगर हम बात करें तो 2 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होंगी, इनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर आपको याद है कि हमने डिस्कस किया था एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और गावानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा ये टॉपिक भी है कि डीएनए जो है वो ग्रो कैसे करता है, या डीएनए ज़्यादा कैसे होता है, एक स्ट्रैंड से ज़्यादा में कैसे कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ऑल्दो हमारे जो चैप्टर है उसमें इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन जनरली मैं आपको बता दूंगी डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। डीएनए रेप्लिकेशन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, सिंपली आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, ये डीएनए की कॉपी बन रही है, कॉपी बनने का भी एक प्रोसेस होता है जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा डीएनए जब डिवीजन की टाइम होता है ना उससे पहले हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल में माइटोसिस या मियोसिस होने लगी है, स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले जब इंटरफेज में जाएंगे तो वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी, और रेप्लिकेशन के बाद जो है वो सेल रेडी हो जाता है डिवीजन के लिए, और एज अ रिजल्ट पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, डीएनए की ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जो रेप्लिकेटेड डीएनए होता है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास डीएनए स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसमें रेप्लिकेशन की बात करें तो याद रखिएगा कि एक जो ये पेरेंट स्ट्रैंड होता है, ठीक है, इस पेरेंट स्ट्रैंड से डॉटर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है। सही हो गया, न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है। ठीक है, अच्छा, और याद रखिएगा कि ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, देखिए इसमें एक स्ट्रैंड जो आ रहा है ये एक पेरेंट, ये पेरेंट सेल है, इससे 2 डॉटर्स डीएनए बन रहे हैं। ठीक है, तो इस पेरेंट का एक जो स्ट्रैंड है वो एक डॉटर में आ रहा है, दूसरा स्ट्रैंड दूसरे डॉटर में। इसीलिए याद रखिएगा जो आपका बनने वाले डॉटर डीएनएज हैं उनमें हाफ हाफ जो कैरेक्टर्स हैं, ये सिंपली हम ये कहेंगे कि जो डुप्लीकेशन है वो हाफ हाफ रिजेम्बलेंस होगी, वो किससे होगी, पेरेंट स्ट्रैंड से होगी। ठीक है, सबसे पहले जो सिंपल तरीका है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ये क्या होगा, अनकॉयल होगा, अनकॉयल होगा, ये सीधा हो जाएगा, सीधा होते ही ये खुलना शुरू हो जाएगा। आपस में ये बॉन्डेड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो ये बॉन्ड टूटने लग जाएंगे और ये दूसरे से खुलने लग जाएंगे। जब ये खुलेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स की वजह से मदद से डिफरेंट जो आपके पास प्रोटीन्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं यहाँ पे डीएनए के प्राइमर्स बनाने के लिए। प्राइमर्स का मतलब डीएनए के छोटे छोटे जो बेसिस हैं या छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनाने के लिए। ठीक है, अब ये अनवाइंडिंग होगी डीएनए की, एक एंजाइम आएगा, एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे आके नया स्ट्रैंड बनाने लग जाएगा दोनों जगह पे। ठीक है, अच्छा, सिंपली जैसे अब ये डीएनए स्ट्रैंड था, ये कॉइल था, ये क्या हुआ, ये अनकॉइल हो गया। अनकॉइल होने के बाद ये खुल जाता है, जिप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है,
जैसे ही जिप लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे छोटे छोटे डीएनए के, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं। और ये स्पेसिफिक आपके पास एंजाइम्स होते हैं, ये स्पेसिफिक आपके पास प्रोटीन्स होती हैं जो ये काम करती हैं, ठीक है। जब हम डिटेल में इंशाल्लाह आप लोग 9th में जाएंगे, वहाँ पे डिटेल में रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पर हम जनरली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ कि पहले अनवाइंडिंग होगी, फिर अनवाइंडिंग के बाद अनकॉइलिंग होगी, अनकॉइलिंग के बाद कॉइल होगी, अनवाइंड हो गए तो क्या हो जाएगा, जो एंजाइम्स हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स, वो आगे क्या करेंगे, वो आगे छोटे छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे जो ये अलहदा हुआ था डीएनए का स्ट्रैंड, यहाँ पे छोटे छोटे आगे नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने लग जाएंगे। और एज अ रिजल्ट ये पूरी चेन कंप्लीट हो जाएगी, ये पूरी चेन कंप्लीट हो जाएगी। और ये एक जो डीएनए था ये डिवाइड हो जाएगा, 2 डीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। होपफुली आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।